प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2185 बॉम्ब मैनियक बैंग। रो हुआ का शरीर अचानक बेहद विशाल हो गया। उसकी 4 मोटी बिल्ली जैसी टांगे शहर की दीवार पर टिक गई और उसके मुंह से लाल हाई एनर्जी पार्टिकल बीम निकली, जिसने पूरे बैटलफील्ड को चीर दिया। सैकड़ों लिजर्डमैन सैनिक चीख तक नहीं पाए और हाई एनर्जी पार्टिकल्स की मार से उनका शरीर धूल में बदल गया। दर्जनों इप्सिलॉन लेवल एलियंस बैटलफील्ड पार कर गए और उनके जुड़ने से ईस्ट सिटी लीजन का कत्लेआम शुरू हो गया। बैंग की आंखें लाल हो गई। उसने अपनी एबिलिटी बॉम्ब मैनियक का इस्तेमाल किया और लगातार खंडहरों और मिट्टी को सुपर बॉम्ब्स में बदलकर हुएक्सो नेशनल कॉलिशन फोर्सेस को शहर में घुसने से रोकने लगा। लेकिन भले ही वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वुलियन एम्पायर की भारी भीड़ के सामने टिक नहीं पाया। अभी तक सपोर्ट क्यों नहीं पहुंची? हम और देर तक नहीं टिक पाएंगे। बैंग ने कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के एलियंस और एम्पायर के शीर्ष नेताओं पर दहाड़ लगाई। उसने जमीन से मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का 5 मीटर लंबा हाथ उठाया। अपने बाएं हाथ से उसमें एक गहरे लाल रंग की रोशनी का गोला भरा और फिर उस मैकेनिकल आर्म को मैकेनिकल लीजन की एक टुकड़ी की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो आर्म जमीन पर गिरा, भयावह धमाका हुआ। आग का विस्फोट जमीन को चीर गया और दर्जनों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स टुकड़ों में बिखर गए। उनके पुर्जे हवा में ऊंचाई तक उड़ गए। हुएक्सो नेशनल कॉलिशन के कैंप में क्षिति गर्भा शंग दाओवे की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने बगल में खड़े पतले नौजवान से कहा, जिसके चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान थी, वो हमारा निशाना है। वो नौजवान अपने कंधों पर एक डंडा लटकाए था, बीच में पतला और दोनों सिरों पर मोटा, जिसकी नोक पर काली ऊर्जा लहरें चमक रही थी। ये सुनते ही उसने उत्साह से होंठ चाटे। क्या बस उसी के लिए मैं इतनी देर से कंबाइंड अटैक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था? शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट का मंकी किंग सन व्यूअर एबिलिटी इंडेक्स 18,000 पॉइंट्स। शंग दाओवे का आदेश मिलते ही वो ऊंची छलांग लगाकर हाईटेक रुई जिंगू बैंग लेकर सीधे बैंग की ओर लपका। रास्ते में जाहिर है कई वो बीस्ट्स और लिजर्डमैन सैनिक उसका रास्ता रोकने लगे। आखिर कौन चाहेगा कि दुश्मन उनके कमांडर तक पहुंचे? लेकिन सामने खड़े दुश्मनों को देखते ही सन व्यूअर ने रुई जिंगू बैंग को पलटा और उसका आकार अचानक बढ़ गया। सैकड़ों मीटर लंबा आकाश को छूने वाला स्तंभ बन गया। साइज एज डिजायर्ड सन व्यूअर की एबिलिटी, जिससे वो अपने हथियार का आकार और वजन बदल सकता है। उसने पूरी ताकत से विशाल रुई जिंगू बैंग घुमाया और आगे खड़े 7-8 वोर बीस्ट्स सीधे उड़ गए। काली ऊर्जा से चमकता स्वर्णिम डंडा उनके शरीर चूर चूर कर गया। धातु के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। जैसे ही डंडा सामान्य आकार में लौटा, लिजर्डमैन सैनिकों ने लेजर चलाई, लेकिन सन व्यूअर ने अपने हथियार को पवन चक्की की तरह घुमाया और सभी हमले रोक दिए। ये हथियार खास तौर पर शंग दाओवे ने उसके लिए बनवाया था, जिसमें शेंगजिंग रीजन की सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी समाई थी। कीमत कम से कम 2 निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बराबर। आखिर वो शंग दाओवे का चहेता शिष्य था। सन व्यूअर लगातार दुश्मनों को काटता फाड़ता बैंग की ओर बढ़ता गया। बैंग ने ये दृश्य देखकर कुछ कदम पीछे हटे। फिर ठंडी आंखों से उसने अपनी पीठ से एक काला फोल्डिंग बो निकाला। बंद हालत में वो बस एक छोटे खंजर जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बो फैलाया और डोरी खींची, उस पर एक विशाल गाढ़े पीले रंग की ऊर्जा का गोला बन गया। उसने सीधे आकाश में सन व्यूअर की ओर निशाना साधा और उंगलियां छोड़ दी। अचानक वो ऊर्जा गोला हजारों मीटियोर्स में बदल गया और एक पल में पूरे आकाश से सन व्यूअर का रास्ता रोक दिया। लापरवाह आदमी, बैंग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुझे नहीं पता आकाश से ऐसे सीधे हमला करना सबसे कठिन रास्ता है? लेकिन सन व्यूअर के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो गई।
क्योंकि उसके पीछे शंग दाओवे पहले ही अपना हाथ उठा चुका था। मेरे विचार शाश्वत है। सिर्फ उसका विचार छोड़ना ही इतना शक्तिशाली कानून बना देता है कि असल दुनिया के नियम बदल जाते हैं। तीर जैसे तेज मीटियोर्स अचानक नदी की धारा की तरह मुड़कर सन व्यूअर को पार करते हुए निकल गए। बैंग तभी समझ पाया कि हमला करने वाला एक नहीं बल्कि 2 लोग थे। मर जा, दानव। सन व्यूअर हंसते हुए झपटा और रुई जिंगू बैंग तुरंत पहाड़ तोड़ हथियार की तरह विशाल हो गया। लेकिन बैंग टस से मस नहीं हुआ। बस ठंडी नजर से उस नौजवान को देखते हुए धीरे से बोला, एक्सप्लोड। अगले ही पल आकाश में सन व्यूअर के चारों ओर हजारों विस्फोट हो गए, मानो अचानक हजारों सितारे जन्म ले चुके हों। धम 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 धम। आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा, सुंदर और चमकदार लेकिन घातक। ये भयानक शक्ति पलक झपते ही सन व्यूअर को लपेट गई। शंग दाओवे का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये कैसे किया तुमने? बॉम्ब मैनियक बैंग, वो व्यक्ति जिसकी एबिलिटी है हर चीज को बम में बदल देना, चाहे मिट्टी हो, पानी हो या इंसानी शरीर। बस उसका स्पर्श और वो हाई एनर्जी टाइम बॉम्ब बन जाता है। इसलिए उससे लड़ते वक्त हमेशा दूरी बनाए रखना और जमीन को न छूना सबसे जरूरी होता है, वरना मौके पर मौत तय है। उन्होंने ऐसे ट्रेनिंग ड्रिल्स कई बार किए थे, लेकिन अभी तो उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था, सिर्फ टेलीकिनेसिस से उसके एनर्जी एरोस डाले थे। तो फिर विस्फोट सन व्यूअर के चारों ओर कैसे हुआ? शंग दाओवे समझ नहीं पा रहा था। गाढ़े धुएं के बीच सन व्यूअर का जला हुआ शरीर जमीन पर गिरा, एक अधजली लाश की तरह। लेकिन बैंग ने बस एक ठंडी नजर डाली और फिर सिर उठाकर आगे देखा, क्योंकि आकाश में दूसरा सन व्यूअर प्रकट हो चुका था। सच में कमाल है सिल्वर आर्मोर ऑफ वोलुयन एम्पायर। अब तक मैंने तुम्हें बस कथाओं में सुना था, आज सामने देखा। तुम वाकई ताकतवर हो। तुमने मेरी एक एक्सटर्नल इनकारनेशन तक गिरा दी। सन व्यूअर ने दांत दिखाए और उसकी आंखें और धारदार हो गई। शंग दाओवे उसके बगल में हवा में तैरते हुए शांत स्वर में बोला, कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। चाहे हमें उनकी एबिलिटी पता हो, लेकिन एक एबिलिटी का इस्तेमाल 1000 तरीकों से किया जा सकता है। लापरवाह मत बनो। चैप्टर 2186 दिल परवार। इस वक्त बम के चेहरे पर अचानक एक सुकून का भाव उभरा। उसने लंबी सांस छोड़ी और दूर आसमान की तरफ देखा। जब उनकी ईस्ट सिटी की फौज पीछे हट रही थी, उसी वक्त बाकी शहरों से मदद की फौज आखिरकार पहुंच गई। हर दिशा से उनकी ईस्ट सिटी फौज से कई गुना बड़ी टुकड़ियां मैडनजंग की तरफ बढ़ आई। गिनती में वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बस 5-6 हजार के आसपास। लेकिन बम जानता था कि उनका संकट अब कुछ देर के लिए टल गया है, क्योंकि जो मदद के लिए आए थे वो साधारण सिपाही नहीं बल्कि वुलुआन साम्राज्य के तमाम बड़े शहरी इलाकों से चुने हुए शीर्ष असाधारण योद्धा थे। साधारण सैनिक तो अभी धीमी रफ्तार से सफर कर रहे थे और रास्ते में ही थे, लेकिन ये अलौकिक प्रतिभाएं ही असल जंग की रीढ़ थी। आखिरकार जंग का असली फैसला तलवारों से नहीं बल्कि इंसानों से होता है, और खास तौर पर अजनबियों, म्यूटेंट्स से। वुलुआन साम्राज्य के दर्जनों इप्सिलन स्तर के अजनबी डरावनी सिल्वर जनरल आर्मर पहने साम्राज्य की युद्ध पंक्ति के आगे खड़े हो गए। उन्होंने खंडहरों पर कदम रखा और हर एक के अंदर से हत्यारा इरादा उमड़ पड़ा। इन इंसानी हमलावरों ने उनके वतन को नर्क बना दिया था। अब उनकी एक ही ख्वाहिश थी, सारे हुआशु लोगों का सफाया। बस अब बहुत हुआ। पश्चिमी जिले की गारिसन कमांडर, आकर्षक मगर खतरनाक छिपकली मानव स्लैक ने ठंडी आवाज में कहा, अब हम तुम्हारे जैसे छठी पीढ़ी के कमीने इंसानों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि हमारी गफलत का फायदा उठाकर तुमने कुछ सफलता पाली, लेकिन ताकत का जो फर्क है वो कभी खत्म नहीं होगा। कमजोर इंसान वुलुआन साम्राज्य को हरा नहीं सकते। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और चेहरे पर गुरूर झलक उठा।
क्योंकि वो अभी अभी यहां पहुंची थी। उसने जंग का हाल देखा जरूर था, लेकिन अभी भी हुआशु सेना की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। उसका मानना था कि इंसानों ने बस एक छलावा हमला किया है। अब जबकि वुलुआन की फौज इकट्ठा हो चुकी है, वो पलटवार करेंगे और इंसानों को रौंद देंगे। बम ने गहरी आवाज में उसे चेतावनी दी, इन लोगों को हल्के में मत लेना। ये जंग बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, मगर लगता है जैसे इन्होंने हमें पूरी तरह से पहले से ही पढ़ रखा है। हम जैसे भी चलते हैं, ये हमेशा हमसे एक कदम आगे होते हैं, मानो पहले से सब कुछ जान रहे हों। स्लैक ने भौहें सिकोड़ी। ये असंभव है जब तक कि हमारे बीच कोई गद्दार न हो। बम ठंडी आवाज में बोला, मत भूलो, इन्होंने हमारे लोगों को पहले पकड़ लिया था। शायद किसी खास तरीके से उनसे जानकारी निकाल ली होगी। आखिरकार गलती हमारी थी, हमने इन्हें बहुत हल्के में लिया। सिल्वर आर्मर में से एक, मितियर, अचानक एक डरावनी बात सोचकर बोला, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई की कोई आहट हमें क्यों नहीं मिली? हमारे पास तो सुरंगों पर नजर रखने के उपकरण हैं। और फिर क्या जनरल क्लोटे और उनकी टुकड़ी अभी बाहर नहीं है? तो फिर जानकारी क्यों नहीं आई? उत्तर दिशा के गारिसन कमांडर ब्रैड की आंखें अंधेरी हो गई। उसने एक डरावना सच कह डाला, मुझे लगता है वो सब मारे जा चुके हैं। सभी सिल्वर आर्मर जनरल्स के चेहरे तुरंत बदरंग हो गए। ब्रैड ने आसमान की ओर इशारा किया, तुम्हें क्या लगता है वहां ग्रैंड मार्शल से कौन लड़ रहा है? इस नस्ल की ताकत हमारी कल्पना से कहीं आगे है। हो सकता है कि इनके पीछे की भूमिगत सभ्यता भी इस जंग में उतर आई हो। उस हालत में जनरल क्लोटे और उनकी फौज को मारना उनके लिए बच्चों का खेल था। उस वक्त सबको ख्याल आया कि शायद किनलिंग ड्रैगन कबीला भी इस जंग में शामिल हो गया है। उनके बारे में उन्हें बस इतना पता था, बाई लोंगजी, वो निर्दयी शख्स जिसने सिर्फ 2 वार में झेंग लो को मार डाला था। कई के दिल में सवाल उठा, अगर उन्होंने दखल दिया तो क्या हम ये जंग जीत भी सकते हैं? मगर कोई इसे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ब्रैड की नजर सामने जमी थी, जहां मैकेनिकल आर्मी वुलुआन साम्राज्य के युद्धपशुओं और लगातार आ रही मददगार टुकड़ियों से भिड़ी हुई थी। दूसरी तरफ इंसानी कैंप से इप्सिलन स्तर के अजनबी भी उतर आए और सीधे उनके सामने खड़े हो गए। आखिरकार इप्सिलन स्तर का मुकाबला सिर्फ इप्सिलन स्तर ही कर सकता है, और इसी पल के लिए हुआशु राष्ट्र के अजनबियों ने 4 महीने तक हजारों बार अभ्यास किया था, ताकि इन वुलुआन साम्राज्य के इप्सिलन स्तर के अजनबियों को हराया नहीं बल्कि मार डाला जाए। ये जंग असल में मंगल और पृथ्वी की टक्कर जैसी थी, जहां न कोई जीतता है न हारता है, बस एक ही नतीजा होता है, जिंदगी या मौत। हम पर दबाव कुछ ज्यादा है। ब्रैड की भौहें सिकुड़ गई और मन भारी हो गया, क्योंकि ये जंग उनके अपने घर में, उनके अपने लोगों के बीच हो रही थी। जितना लंबा ये युद्ध खिंचता, उतना ही वुलुआन साम्राज्य को नुकसान होता। दूसरी ओर हुआशु राष्ट्र की फौज को सख्त आदेश मिला था, किसी भी कीमत पर कोई रहम न किया जाए। यहां तक कि अगर मौका मिले तो आम छिपकली मानवों का भी सफाया कर दो, और वो भी इन सैनिकों की आंखों के सामने, क्योंकि दिल पर वार सबसे घातक वार होता है, चाहे इंसान कितना भी ठंडा निर्दयी क्यों न हो। जब वो अपने लोगों को बेरहमी से मरते देखेगा तो उसका दिल कांप उठेगा, और जब दिल कांपेगा, दिमाग डगमगाएगा, तो लड़ाई की ताकत आधी रह जाएगी। वैसे भी हुआशु का इरादा साफ था, पूरे छिपकली मानव नस्ल का अंत। धड़ाम धड़ाम। ऊपर आसमान में आयरन कर्टेन अब भी डरावनी ऊर्जा किरणें बरसा रहा था, लेकिन साफ था कि उसका असर अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों तरफ की सेनाएं भिड़ चुकी थी। अगर आयरन कर्टेन ने पूरी ताकत से हमला किया तो अपने ही लोगों को भी मार देगा। उधर बिग ड्रैगन कैट की अगुवाई में सुरंग खोदने वाले युद्धपशुओं ने इसकी ऊर्जा आपूर्ति पर वार कर करके इसे और कमजोर कर दिया था, और शहर की दीवारों के बाहर
लू केरन की कमान में 3 सुपर युद्धपोत आयरन कर्टेन पर लगातार स्थिर रफ्तार से बमबारी कर रहे थे। अब आयरन कर्टेन को अपनी पूरी ताकत रक्षा में लगानी पड़ रही थी, न कि हमले में, क्योंकि अगर वो टूट गया तो हुआशु की फौज बस एक काम करेगी, ऊपर की गुंबदनुमा छत पर पूरी ताकत से प्रहार। और ये इलाका भूमिगत दुनिया है। अगर छत टूट गई और धरती की परत हिल गई तो पूरे वुलवान साम्राज्य पर वो खर टूटेगा जो किसी उल्कावृष्टि से कम न होगा। हर कीमत पर तेज जीत हासिल करो। इन छठी पीढ़ी के इंसानों को आखिरी सांस तक मार डालो। महल के अंदर सम्राट सी ने सब फौजों को सबसे सख्त हुक्म सुनाया। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। चारों तरफ से आती बुरी खबरें और अपनी आंखों से देखी तबाही उसके दिल को चीर रही थी।